हेलो एंड वेलकम टू स्टूडेंट्स। ये कक्षा 9th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 56 है, जो आज की तिथि 16 नवंबर 2020 को आई है। और आज का हमारा टॉपिक है व्रत। व्रत समझ लीजिए, कोई भी वृत्ताकार आकृति यानी कि गोल आकृति को हम व्रत कह सकते हैं। जैसे हमारा पहिया होता है, घड़ी होती है, चूड़ी होती है, या हमारे सिक्के जितने भी होते हैं वो भी सब व्रत आकार के होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि दी गई आकृतियाँ किस आकार की हैं? इन सभी आकृतियों का सिरा एक गोल पथ है, इसलिए इन सभी आकृतियों का आकार वृत्ताकार कहलाएगा। आइए इसे क्रियाविधि से समझते हैं। एक प्रकार लीजिए, इसमें पेंसिल लगाइए। प्रकार के नुकीले सिरे को कागज़ के पृष्ठ पर रखिए और नुकीले सिरे को उसी बिंदु पर स्थिर कर पेंसिल को सिरे का एक चक्कर घुमाइए। आप जानते हैं कि यह आकृति एक वृत्त होगी। तो इससे आपको ये पता चल रहा होगा कि वृत्त क्या होता है। कोई भी गोल चीज को हम वृत्ताकार कह सकते हैं। आगे देखिए, एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हों वृत्त कहलाती है। स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। दिए गए वृत्त में ओ केंद्र है। स्थिर दूरी की वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। दिए गए वृत्त में ओपी वृत्त की त्रिज्या है। देखिए बच्चों, इस आकृति को देख लीजिए ध्यान से। जो बीच में होता है केंद्र, उसको हम केंद्र बोलते हैं ओ। और इस केंद्र ओ से ये परिधि की जो दूरी होती है वो सभी दिशाओं में बराबर होती है, और इसको बोलते हैं त्रिज्या। ये जो होती है इसको क्या कहते हैं? ये हमारी कहलाती है त्रिज्या। ये त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। और इसके साथ जो ये बॉर्डर लाइन है, ये बॉर्डर लाइन जो होती है ये हमारी कहलाती है परिधि। ये वृत्त की परिधि कहलाती है। आगे देखते हैं। ओ को केंद्र बोलते हैं। वृत्त में सबसे बीच में ये स्थित होता है, तो ये केंद्र कहलाता है। आगे देख लेते हैं। आगे है, यदि एक वृत्त पर दो बिंदु पी क्यू लें तो रेखाखंड पी क्यू वृत्त की एक जीवा कहलाती है। वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वह वृत्त का व्यास कहलाती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी डिस्कस करेंगे। दिए गए वृत्त में पी क्यू वृत्त की जीवा है तथा ए बी वृत्त का व्यास है। नोट, ये नोट जो पॉइंट है ये इसी के बारे में मैं बता रहा था कि व्यास जो होता है वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है और व्यास त्रिज्या की दोगुनी होती है। देखिए इसको समझ लीजिए। ये वृत्त है एक, और इस वृत्त में हमारे पास दो जीवाएं दी गई हैं। जीवा क्या होती है? जीवा होती है अगर हम परिधि पे कोई भी दो पॉइंट ले लें और उन दोनों पॉइंट को आपस में मिला दें तो ये कहलाती है जीवा। ये कहलाती है जीवा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दो जीवाएं दी गई हैं। एक तो है जीवा ए बी और एक है जीवा पी क्यू। अगर अच्छा, किन्हीं भी दो पॉइंट को कहीं भी हम इसमें ले सकते हैं परिधि पर, वो जीवा जरूर होगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन आ जाती है कि जब जीवा केंद्र से होकर जाती है, जब जीवा केंद्र से होकर जाती है तो वह जो जीवा होती है वह वृत्त का व्यास कहलाती है। वह वृत्त का व्यास कहलाती है। और ये जो वृत्त का व्यास होता है ये उस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। इससे बड़ी जीवा इस वृत्त में हम नहीं खींच सकते। जो केंद्र से होकर जाएगी वही हमारी सबसे बड़ी जीवा कहलाएगी, और वही जो है व्यास भी कहलाएगा। और व्यास क्या होता है? व्यास जो है दो त्रिज्याओं से मिलकर बना है, क्योंकि ये केंद्र हो गया। केंद्र से ओ से बी तक की दूरी भी त्रिज्या होगी, ओ से ए तक की दूरी भी त्रिज्या होगी। तो इसलिए व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जीवा किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं। सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? व्यास होती है। आइए आगे देखते हैं।
दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को एक चाप कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच वृत्त के भाग को एक चाप कहते हैं। देखिए, चाप कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्क, ARC, आर्क बोलते हैं। बड़े भाग को दीर्घचाप और छोटे भाग को लघु चाप कहते हैं। दिए गए वृत्त में चाप PQ तथा चाप दीर्घचाप PRQ है। चाप के साइन को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं PQ लिखते हैं और उसके ऊपर इस तरह से ये घुमा देते हैं साइन। तो ये घुमा हुआ साइन जो होता है ये चाप को दर्शाता है। घुमा हुआ साइन चाप को दर्शाता है। तो आइए इसको देखते हैं। ये कोई हमारा वृत्त था, ये वृत्त है और इस वृत्त में क्या किया गया है, यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट लिए गए हैं, एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q। अगर इन P और Q पॉइंट्स के द्वारा हमारे पास जो चाप बनेंगे वो 2 चाप बनेंगे। एक तो बनेगा P और Q के बीच में इधर वाला भाग और एक बनेगा P और Q के बीच का इधर वाला भाग। जैसा कि हमें दिख भी रहा है कि ऊपर वाला भाग जो है ये बड़ा भाग है, ये ज़्यादा है तो ये बड़ा भाग हो गया। नीचे वाला भाग हमें छोटा दिख रहा है तो ये छोटा भाग हो गया। तो जब ये छोटा भाग हो गया तो छोटे वाले को हम बोलेंगे लघु चाप और बड़े वाले को हम बोलेंगे दीर्घ चाप। चाप यानी कि ये जो होगा चाप, हम काउंट करते हैं परिधि को। जो ये परिधि होती है इसको हम चाप बोलते हैं जब ये किन्हीं 2 पॉइंटों द्वारा बढ़ जाते हैं। तो इस पॉइंट में इतना ही था, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे देखिए, संपूर्ण वृत्त की जो लंबाई होती है वह उसकी परिधि कहते हैं, उसे उसकी परिधि कहते हैं। ये बात मैंने आपको अभी बताई भी थी कि ये जो वृत्त है, ये जो वृत्त है इसकी जो बॉर्डर लाइन होती है इसको हम परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? परिधि बोलते हैं। तो ये परिधि जो होती है ये ही हमारी 2 पॉइंट्स द्वारा दीर्घचाप और लघु चाप में बढ़ जाती है। अगला पॉइंट देखिए, वृत्तखंड। देखिए वृत्तखंड कैसे बनते हैं। अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं जीवा के बारे में कि जीवा क्या होती है। वो परिधि पर स्थित 2 पॉइंट या 2 बिंदुओं को मिलाने पर जो लाइन बनती है वह जीवा कहलाती है। परिधि पर स्थित 2 पॉइंट को मिलाने पर जो लाइन बनती है वह जीवा कहलाती है। वह जीवा क्या करती है, उस वृत्त को 2 खंडों में विभाजित कर देती है। वृत्त को 2 खंडों में विभाजित कर देती है। अब देखिए होता क्या है, जब 2 खंडों में वृत्त को विभाजित करेगी, अगर वो जीवा बिल्कुल बीच से जा रही होगी, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। बीच से कब जाती है? जब वह वृत्त का व्यास होती है। ठीक है, जब वह वृत्त का व्यास होती है तब तो दोनों खंड हमारे बराबर हो जाएंगे। और ये बराबर जब खंड हो जाएंगे तो हम इसको कहते हैं अर्धवृत्त। इसको फिर हम बोलेंगे अर्धवृत्त। लेकिन ये तभी होगा जब जीवा जो है वो वृत्त का व्यास हो। अगर वो वृत्त का व्यास नहीं है, अगर वो इधर खिंची हुई है या इधर खिंची हुई है या इधर खिंची हुई है, इसका मतलब अगर वो केंद्र से होकर नहीं जा रही है तो वह वृत्त का व्यास नहीं होगी। और अगर वो वृत्त का व्यास नहीं होगी तो वो बिल्कुल बीच से नहीं जाएगी। और इसलिए फिर वो वृत्त जो होगा वो 2 खंडों में विभाजित तो होगा लेकिन वो बराबर नहीं होंगे। जब वो बराबर नहीं होंगे तो एक बड़ा हो जाएगा, एक छोटा हो जाएगा। तो जो छोटा खंड होगा उसको हम बोलेंगे लघु वृत्तखंड और जो बड़ा खंड होगा उसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। बस आपको ये याद रखना है कि वृत्तखंड कब बनते हैं, जब जीवा वृत्त में होती है। जीवा जब वृत्त में होगी तब उसमें वृत्तखंड बना देती है जीवा। तो देखिए, जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तखंड कह सकते हैं। दीर्घ चाप पर बने वृत्तखंड को दीर्घ वृत्तखंड और लघु चाप पर बने वृत्तखंड को लघु वृत्तखंड कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ तो जीवा बता रहे थे, अब यहाँ पर इसमें ये चाप भी आ गए। बेटा बिल्कुल सही बात है। चाप क्यों आ गए? क्योंकि चाप भी तो हमारे ये जीवा के ही पॉइंट हैं। अगर मैं पॉइंट पर इनकी बात करूँ, यहाँ P पॉइंट यहाँ Q पॉइंट, अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ तो क्या हो गया? ये भी तो जीवा हो गई।
लेकिन हमने यहाँ पे जीवा का नाम नहीं दिया क्योंकि हमने इनको मिलाया नहीं था। हमने इनको मिलाया नहीं था, यहाँ पे सिर्फ हमने पॉइंट्स लिए थे और पॉइंट्सों के आधार पर ही हमने लघु चाप और दीर्घ चाप में इसको डिवाइड किया था, लघु चाप में और दीर्घ चाप में। लेकिन जब हमारे पास जीवा होगी तो जीवा वो उस वृत्तखंड को बांट देगी, और जीवा जो होगी, जो बड़ा भाग होगा वो दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा, जो छोटा भाग होगा वो लघु वृत्तखंड कहलाएगा। अगला पॉइंट देखिए, त्रिज्यीय खंड। त्रिज्यीय खंड, त्रिज्यीय खंड जैसे ही नाम से ही पता चल रहा है कि ये त्रिज्याओं के द्वारा बना है। ठीक है, ये त्रिज्याओं के द्वारा बना है। तो केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्या एवं चाप के बीच के दीर्घ के त्रिज्यीय खंड कहते हैं। मिलाने वाली त्रिज्या और चाप के बीच के क्षेत्र को त्रिज्यीय खंड कहते हैं। दीर्घ चाप पर बने त्रिज्यीय खंड को दीर्घ त्रिज्यीय खंड, लघु चाप पर बने त्रिज्यीय खंड को लघु त्रिज्यीय खंड कहते हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, 2 पॉइंट्स यहाँ लिए गए थे। अगर इन दोनों पॉइंट्स को हमने केंद्र से मिला दिया तो ये क्या बना, 2 त्रिज्याओं और चाप द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। 2 त्रिज्याएं हमारी ये हो गई और चाप हमारा ये हो गया, है ना। यही तो कहा गया है, एक चाप के सिरों, है ना, से मिलाने वाली त्रिज्या। चाप तो ये रहे, है ना, और इसके सिरे ये रहे, केंद्र से मिला दिया तो मिलाने के बाद क्या बना, ये त्रिज्यीय खंड क्षेत्रफल बन गया। अब देखिए इसमें भी 2 बन रहे हैं, एक ये वाला बन रहा है, ये तो छोटा है, ये छोटा है, और एक इधर वाला बन रहा है तो ये बड़ा है ना। 2 त्रिज्यीय खंड क्षेत्रफल बन रहे हैं, तो दोनों में से जो छोटा वाला है उसको हम बोलेंगे लघु त्रिज्यीय खंड, जो बड़ा वाला है उसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यीय खंड। तो त्रिज्यीय खंड त्रिज्याओं के द्वारा बनता है, वृत्तखंड जीवा की वजह से बनता है। इसके बाद अभ्यास प्रश्न है। आज हमने इस वर्कशीट में जितना सीखा, वृत्त क्या होता है ना, और केंद्र क्या होता है, परिधि क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, जीवा क्या होती है, चाप क्या होते हैं, वृत्तखंड और त्रिज्यीय खंड क्या होते हैं, इस बारे में जितना भी हमने पढ़ा है उन्हीं पर आधारित आज के ये प्रश्न हैं। पहला प्रश्न देखिए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त पर एक त्रिज्या, व्यास तथा एक जीवा को दर्शाइए और उसे नाम दीजिए। देखिए इसके लिए आपको करना ये होगा, आप प्रकार ले लेना और पेंसिल उसमें फिट कर लेना। प्रकार में प्रकार को हम स्थिर एक पॉइंट पर रखेंगे और पेंसिल को, प्रकार की नोक को स्थिर रखते हुए पेंसिल को उसके चारों तरफ एक राउंड घुमा देंगे। तो घुमाने के बाद जो हमारे पास आकृति बनकर आएगी वो एक वृत्त की आकृति होगी। ठीक है, ये मैंने हाथ से खींचा इसलिए टेढ़ा आया, आप प्रकार से खींचेंगे तो ये बिल्कुल सीधा आएगा। उस पर हमें एक त्रिज्या दर्शानी है, एक व्यास दर्शाना है, एक जीवा दर्शानी है और उसे नाम भी देने हैं। तो देखिए त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होती है केंद्र से परिधि तक की दूरी। केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये ओ होगा और मैं इसको बोल देता हूँ ये ए होगा। तो मेरे पास ओ ए क्या हो जाएगा, मेरे पास ओ ए हो जाएगी त्रिज्या। तो मैं यहाँ लिख दूंगा ओ ए क्या हो गई, मेरी त्रिज्या हो गई। ठीक है, ओ ए त्रिज्या हो गई। फिर मुझे व्यास भी दर्शाना है। तो व्यास दर्शाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस लाइन को इस तरह से सीधी खींच देता हूँ। बस क्या कंडीशन है कि ये जो है लाइन केंद्र से होके जानी चाहिए, है ना। इसको मैं बोल देता हूँ एम एन। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप एम एन ही लिखना है, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। तो एम एन हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे, जीवा, या जीवा भी यही हो जाएगी और व्यास भी यही हो जाएगा। चलो हम इसको व्यास लिख देते हैं, जीवा हम अलग से खींच देंगे क्योंकि व्यास तो केंद्र से होकर जरूर जाएगा, लेकिन जीवा हमारी कहीं से भी जा सकती है। ठीक है, जीवा अगर हमें चाहिए तो मैं जीवा अपनी यहाँ खींच लेता हूँ। मैं इसको पी क्यू नाम दे सकता हूँ, कुछ भी नाम दे सकता हूँ। तो मेरा पी क्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो एक जीवा हो जाएगी। तो इस तरह से आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। करने का तरीका क्या है, आपको प्रकार लेनी है, प्रकार में पेंसिल फिट करनी है, प्रकार की नोक को यहाँ पर स्थिर रखना है
और पेंसिल यहाँ पर होगी, उसको इस तरह से पेंसिल को प्रकार को घुमा देना है, तो पेंसिल से ये आकृति हमारी बनके तैयार हो जाएगी। जहाँ प्रकार रखी हुई थी उस पॉइंट को ओ कहना है, और ओ से परिधि तक की कोई दूरी खींच लेनी है, वो हमारी त्रिज्या हो जाएगी, वो त्रिज्या हो जाएगी। केंद्र से होती हुई एक रेखा खींचेंगे पूरी लंबी, वो हमारा व्यास हो जाएगा। और जीवा हम कहीं भी खींच सकते हैं, हालांकि एम एन भी हमारी एक जीवा है, और भी जीवा आप दर्शा सकते हैं। तो इस तरह से आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, उस पर कोई दो बिंदु ए और बी लीजिए तथा उस पर दीर्घ वृत्तखंड तथा लघु वृत्तखंड को दर्शाइए। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, वृत्तखंड दर्शाने हैं, और वृत्तखंड दर्शाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जीवा होनी चाहिए। और जीवा के पॉइंट्स क्या हैं, ए और बी हमारे जीवा के पॉइंट्स हमें लेने हैं। और साथ में 5 सेंटीमीटर की एक वृत्त खींचना है। तो देखिए इसको देख लेते हैं। उसके लिए भी आपको क्या करना है, प्रकार लेनी है, प्रकार में पेंसिल फिट करनी है, और पेंसिल और प्रकार के बीच की दूरी को 5 सेंटीमीटर भर लेना है। 5 सेंटीमीटर भरने के बाद प्रकार की नोक इस तरह से पेज पर रखनी है, और पेंसिल को उसके चारों तरफ इस तरह से घुमा देना है। जब आप इस तरह से उसको घुमाएंगे तो ये हमारा एक वृत्त बन के तैयार हो जाएगा, और इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी। इस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी। अब इसके बाद हमसे कहा गया है, हमें ये तो पता चल गया कि इसकी त्रिज्या कितनी है। इसकी त्रिज्या है, ये पॉइंट हमारा ओ है, यानी कि केंद्र है, और ये इसकी त्रिज्या हो गई है ओ ए, और ये कितनी है 5 सेंटीमीटर, हमें पता चल गया। अब इन्होंने बोला कि उस पर जो है कोई दो पॉइंट लीजिए ए और बी, है ना। तो हमें त्रिज्या यहाँ पे दर्शाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे वृत्तखंड दर्शाने हैं। तो ए पॉइंट ये ले लिया हमने, मान लो हमने बी पॉइंट इधर ले लिया कहीं यहाँ। अब इस ए पॉइंट को हमने इस बी पॉइंट से मिला दिया, ए पॉइंट को बी पॉइंट से मिला दिया। मिलाने के बाद हमारे पास दो खंड बन के चल तैयार हो गए, ये वाला दीर्घ वृत्तखंड और ये वाला लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको ये आकृति बना देनी है, बस आपका आंसर ये कंप्लीट हो जाएगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, वृत्त पर कोई दो बिंदु एम एन लीजिए, उस पर लघु त्रिज्य खंड तथा दीर्घ त्रिज्य खंड दर्शाइए। दो बिंदु हमें एम और एन लेने हैं, 6 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना है। ठीक है, तो पहले वृत्त खींचने की तरीके आपको पता ही है। वृत्त खींचने के लिए क्या करते हैं, वृत्त खींचने के लिए प्रकार को पेंसिल को प्रकार में फिट कीजिए, उनके बीच की दूरी को 6 सेंटीमीटर आप स्केल से नाप लीजिए, और नापने के बाद क्या करना है, प्रकार को पेज पे स्थिर करना है, और पेंसिल को उसके चारों तरफ घुमा देना है। चारों तरफ घुमाने के बाद ये हमारा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बन के तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसमें हमें दो पॉइंट लेने हैं, एक एम और एक एन। एम पॉइंट ये हो जाएगा, एन पॉइंट ये हो जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें मिला देना है, तो ये हमारी ओ एम त्रिज्या हो जाएगी, और ये हमारी ओ एन त्रिज्या हो जाएगी। ये पॉइंट ओ, ये एम, और ये इधर एन हो जाएगा।
अब हमें दो त्रिज्यीय खंड हमारे पास बन के तैयार हो गए। ये वाला हमारा लघु त्रिज्यीय खंड कहलाएगा और ये वाला हमारा दीर्घ त्रिज्यीय खंड कहलाएगा। दीर्घ त्रिज्यीय खंड, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा लघु त्रिज्यीय खंड। लघु त्रिज्यीय खंड। इस तरह से हमें एक वृत्त में लघु त्रिज्यीय खंड और दीर्घ त्रिज्यीय खंड को दर्शाना है। तो आज की वर्कशीट में इतना ही था। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी भी एक संदेश है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें और लगातार अपने हाथ धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस सिचुएशन में आपको आवश्यकता है वर्कशीट को अच्छे से समझने की और उसको आधारित प्रश्नों को करने की। चैप्टर से रिलेटेड और होम असाइनमेंट हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।